इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन वाज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट द लॉज ऑफ मोशन नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन वो पहला साइंटिस्ट था जिसने लॉज ऑफ मोशन को डिफाइन किया था, तो इसी वजह से लॉज ऑफ मोशन का नाम ही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बन गया। तो हमारे पास न्यूटन के लॉज हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के पहले लॉ के मुताबिक ऐसा है कि कोई भी बॉडी हमारे पास अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अनटिल और अनलेस हम उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई ना करें। जब तक हम किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी एंड अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चेयर है, तो उस चेयर पर आप जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो चेयर रेस्ट में ही रहेगी। जब आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तब ही वो मूव करेगी। दूसरी चीज़ अगर आप देखें मूविंग ऑब्जेक्ट की, अगर कोई बॉल है अब वो चलती आ रही है, अगर आप उस बॉल को रोकेंगे नहीं, उस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो बॉल चलती जाएगी, वो बॉल खुद ब खुद नहीं रुकेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉल पर अगर आप कोई फोर्स ना भी अप्लाई करें तो वो कुछ अरसे बाद रुक जाती है। वो क्यों होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन हम बोलते हैं रुकावट को, जो कि हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो बॉल थोड़ी देर बाद रुक जाती है, उस पर भी फोर्स अप्लाई हो रही होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उन बॉडीज़ के साथ डील करता है जो कि रेस्ट में हो या क्या कर रही हो, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। अब न्यूटन के पहले लॉ के मुताबिक अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई ना की जाए। यहाँ पे बार बार नेट फोर्स का वर्ड यूज हो रहा है। नेट फोर्स होता क्या है? नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस का मतलब है कि जितनी भी बॉडी में फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं उन तमाम फोर्सेस का जो सम होता है उसको हम नेट फोर्स बोलते हैं। हमें भी पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर सकता जब तक उसे कोई मूव नहीं करवाएगा, तब तक वो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद मूव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एक बुक आप देख सकते हैं टेबल पर पड़ी हुई है, वो वहीं पर पड़ी रहेगी जब तक कोई उस बुक पर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। इसी तरह कोई मूविंग ऑब्जेक्ट खुद ब खुद नहीं रुक सकता। अगर हम एक बॉल ले लें जो कि एक रफ ग्राउंड पर यानी ख़राब सड़क पर जल्दी रुक जाएगी अगर हम उसको उस पर फेंकेंगे, उसके निस्बत कि अगर हम किसी बिल्कुल स्मूथ या टाइल वाले फर्श पर फेंकें। अगर हम एक बॉल रफ ग्राउंड पर फेंकें और स्मूथ ग्राउंड पर तो कौन सी बॉल पहले रुक जाएगी? ऑब्वियसली रफ ग्राउंड वाली, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होती है। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी फ्रिक्शन ना हो, फोर्स ना हो जो बॉडी की मोशन को रोक सके, तो बॉडी क्या करेगी? स्ट्रेट चलती रहेगी, कभी भी नहीं स्टॉप होगी। Thus, Newton's first law of motion states that a body continues its state of rest, जारी रखेगी अपनी रेस्ट की स्टेट को, या और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अपनी हरकत की स्टेट को जारी रखेगी इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? इनिशियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से भी डील करता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमने ये ऑब्जर्व किया है जब एक बस में मुसाफिर खड़े हुए होते हैं तो अगर ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो वो क्या करते हैं? आगे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मुसाफिर हैं उनका जो अपर पार्ट है बॉडी का वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है, जारी रखता है, जबकि उनका जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो बस के साथ कांटेक्ट में होता है। तो इसलिए जब अगर अचानक ब्रेक लगे तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद सिचुएशंस व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ये उन सिचुएशंस के साथ डील करता है जब हमारे पास किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी। डेफिनेशन हम अब इसकी देखते हैं। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट। इस लाइन का मतलब क्या है? जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई की जाती है तो वहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उस बॉडी के अंदर। किस तरह?
पहले बॉडी हमारे पास रेस्ट में थी, जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई की तो उसमें कुछ वेलोसिटी आई, तो जहाँ पे हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी होता है वहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही यही है कि चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारे पास जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आता है, जिसकी वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट लाइन, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नेट फोर्स के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 3 चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। सबसे पहले हमने ये कहा कि जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई की जाती है तो उस बॉडी में हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। सेकेंड थिंग इज़ कि उसका जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन A in the body of mass m, एक बॉडी है जिसका मास m है, उसके अंदर एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस हो रही है, then we can state mathematically that, हम मैथमेटिकली किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने बाय डेफिनेशन भी पढ़ा कि A एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, ये डेफिनेशन में पढ़ा हमने, एंड A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m लिखा है, इसका मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास है। 1/m लिखा है ना, तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, या इन दोनों को हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F एंड डिवाइडेड बाय m, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के, इन दोनों को कंबाइन करके लिख लिया है। अब m को लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ma हो जाएगा। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आता है, तो हम कह सकते हैं F इक्वल हो गया KMA के। K हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया है। अब अगर हम यहाँ पे लेंगे K की वैल्यू इक्वल है 1K इन SI यूनिट्स, तो जो हमारे पास इक्वेशन थी F इज इक्वल्स टू KMA क्या बन जाएगी, K की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो F इक्वल्स टू MA, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई, F इज इक्वल्स टू MA, और यही हमारे पास नेक्स्ट फोर्स का फॉर्मूला यूज होगा। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, लेकिन ये जो हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक पढ़ा, तो अब हमारे पास इसका SI यूनिट क्या बन रहा है, 1 न्यूटन इज अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg। अगर आप देखें F इज इक्वल्स टू MA है ना, m जो है मास का यूनिट क्या होता है, kg, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसी तरह हमारे पास आ जाता है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको लेकर अगर हम डेफिनेशन बनाएं न्यूटन की, तो वो बनेगी कि 1 न्यूटन इज अ फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, कितनी एक्सेलरेशन, दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, उस बॉडी में जिसका मास हमारे पास क्या है, 1 kg। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।